ये एक कंपनी खुलने वाली है, इसका बिजनेस प्लान अच्छा है और मैं इसको रिकमेंड करता हूं कि आप इसमें पैसा लगाओ। सो दे विल अरेंज द मनी फॉर यू एंड इन ल्यू ऑफ दैट दे वुड चार्ज 1% और 2% फ्रॉम यू। क्लियर? तो क्या होता है कि आपका बैंक से टाई अप हो गया, पैसा आपको इंतजाम नहीं करना पड़ा, पैसे का सारा इंतजाम उन्होंने किया, 1 से 2% दिया और आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। इसके अलावा मान लो कि आपको बैंक से पैसा तो चाहिए। अब 2 तरह के बैंक होते हैं, एक कॉमर्शियल बैंक्स और एक होता है इंडस्ट्रियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, जैसे ये साहब बैठे हैं, ये प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं। ठीक, प्राइवेट मनी लेंडर्स का मतलब जो पैसा देते और लेते, इनकी कोई अपनी लीगल एंटिटी नहीं है। अगर इसने इसको पैसा दिया और शाम को इसने पैसा नहीं पहुंचाया तो घर पकड़ लेगा इसको। सो दैट इज प्राइवेट मनी लेंडर्स। प्राइवेट मनी लेंडर्स छोटा पैसा लेन देन करते हैं, लेकिन इनके इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिसको लोन देते हैं उसको, जिसको गवर्नमेंट बैंक या कोई बैंक लोन देना नहीं चाहता या वो उसके एलिजिबल नहीं है, तो वो प्राइवेट लेंडर्स के पास जाते हैं। तो प्राइवेट लेंडर्स क्या है, उसको मालूम है कि ये मेरे पास पैसा लेने आया, जरूरतमंद है, तो मैं हाई रेट पे इसको पैसा दूंगा। तो आपको प्राइवेट लेंडर्स के पास नहीं जाना। क्यों? अगर आपकी रिक्वायरमेंट छोटी है तो आप प्राइवेट लेंडर से लेके वो रेट ऑफ इंटरेस्ट टॉलरेट कर सकते हो। मान लो अगर आपको 1000 करोड़ का लोन चाहिए और उसका 1% इंटरेस्ट भी आपका बढ़ गया, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट लगा आप पे? 100 करोड़। क्लियर? तो कॉमर्शियलाइज बैंक लाइक SBI, लाइक HDFC, लाइक एक्सिस, लाइक पंजाब, ये कॉमर्शियलाइज बैंक हैं। ये आपको लोन तो देंगे, लेकिन इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 9%, 10%, 11% इस पे रहेगा। लेकिन 8%, 10%, 11% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि बिजनेस के लिए अगर आप लोन लोगे, तो नीरव मोदी ने 8000 करोड़ लिया, ये करोड़ों में खेल होते हैं। अब 8000 करोड़ का 1% भी आप कैलकुलेट करोगे तो 800 करोड़ बैठेगा। क्लियर? तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए फिर आते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, IDFC। ठीक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI। क्लियर? ये इंडस्ट्रियल बैंक्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज को लोन देते हैं स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट में। क्लियर? अब आपने बिजनेस प्लान लिया और आपका 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था। आप 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके IDFC के पास गए और IDFC से आपने कहा कि भाई देखिए, मेरा 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये इसकी कैलकुलेशन है, ये इसका फ्यूचर बैलेंस है। क्लियर? तो जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, उसने कहा ठीक है, मैं आपको 100 करोड़ का लोन दूंगा, लेकिन पहले आपको 2 करोड़ 3 करोड़ अपने लगाने होंगे। क्लियर? तो 2 करोड़ और 3 करोड़ का लोन आपको खुद उठाना पड़ेगा, क्योंकि SIDBI ने आपके सामने कंडीशन ये रख दी कि मैं 100 करोड़ का लोन तो आपको दूंगा, बट I will provide you the 100 crore loan only when you invest your 1 and 2 crore rupees by yourself. Then again you will think, अगर मेरे पास 1 या 2 करोड़ रुपए होते तो मैं आपके पास क्यों आता? In that case, you approach to the commercialized bank. Clear? कि भाई मेरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक से 100 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हो चुका है, but condition is that when I will get 1 crore rupees or 2 crore rupees, then they will provide me the rest of the amount. Clear? तो वो क्या करेगा, स्मॉल इंडस्ट्री जो आपका कॉमर्शियलाइज्ड बैंक है, वो आपको 1 या 2 करोड़ का लोन प्रोवाइड कर देगा। आप अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर लोगे।
इंडस्ट्री सेटअप करने के बाद आप वो इंडस्ट्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक में दे दोगे तो बचा हुआ 98 करोड़ आपको देगा और 2 करोड़ जो आपने कॉमर्शियल बैंक से लिए हैं उनको वापस कर देगा। क्लियर? अब क्या हुआ, कॉमर्शियल बैंक से आप लोन लेते 11% पे, क्लियर? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आपको देगा 2% या 3% पे, तो यहां आपका इंटरेस्ट बच गया। क्लियर? आपके जेब में पैसा है तो आपकी कंपनी में जो भी एम्प्लॉइज हैं, क्लियर, वो काम करते रहेंगे, उनको सैलरी टाइम पर मिलती रहेगी, आपको लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं होगी। तो ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है कि मेरे पास रास्ते क्या हैं, मेरे पास पैसा कमाने के रास्ते क्या हैं। आप जब भी लोन लेते हो, सबसे पहले आज की तारीख में जैसे आपकी पहली जॉब लगेगी, क्लियर, व्हाट यू विल डू, क्रेडिट कार्ड, यू विल बाय ए कार ऑन इंस्टॉलमेंट, यू विल बाय ए कार ऑन इंस्टॉलमेंट्स। क्लियर? इसको पहले से वो दूसरी लेगा। क्लियर? सो व्हाट द फाइनेंशियल कंपनी डू, दे चार्ज द इंटरेस्ट फर्स्ट। वो सबसे पहले आपसे इंटरेस्ट ही चार्ज करेंगे। क्लियर? क्योंकि अगर आप लोन 2 साल बाद या 3 साल बाद फुल क्लोजर करने जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा मैंने तो अभी तक इंटरेस्ट भी पे किया, प्रिंसिपल तो पूरा बाकी है। अगर 5 लाख रुपए का आपने लोन लिया है और 7 लाख रुपए आपका टोटल पेमेंट बनता है, तो पहले 2 साल उन्होंने 2 लाख रिवर इंटरेस्ट किया, ताकि 2 साल बाद भी अगर आप लोन को क्लोज कराओ तो उनकी जो टोटल पेमेंट है वो एज इट इज बनी रहे। सो दैट इज कॉल्ड फाइनेंस गेमिंग। आप ये सोच रहे हो कि मैं 2 साल का पेमेंट कर चुका हूं, तो अब क्या है, 3 साल का जो लोन है मैं उसको पहले ही कर देता हूं कि मेरे पास कहीं से पैसा आ गया तो मुझे कम पैसा देना पड़ेगा। लेकिन ऑल ऑफ सडन आपको क्या मालूम पड़ता है कि अभी भी प्रिंसिपल अमाउंट उतने का। तो ये सब फाइनेंशियल लिटरेसी आपको मालूम होनी चाहिए। क्लियर? फिर कंपनी कहाँ इनकॉर्पोरेट होती है? कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। आप MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे जाइएगा, वहां पर LLP सर्विसेज लिखा होगा। सपोज आप कोई कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और उस पर्टिकुलर कंपनी का कोई नाम आपने सोच रखा है। क्लियर? अब उस कंपनी का नाम आपको असाइन होगा या नहीं होगा, ये चेक करेंगे हम LLP सर्विसेज पे जाके। वहां उस कंपनी का नाम डालिए, एंटर कीजिए। क्लियर? अगर आपको उस कंपनी के नाम से पहले कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, देन यू विल गेट दैट पर्टिकुलर नेम, अदरवाइज नॉट। यू हैव टू थिंक ए न्यू नेम फॉर योर कंपनी। क्लियर? सो वंस योर कंपनी रजिस्टर्ड, you would become a legal entity. You would become a, then with that legal entity, you may go to the bank with your proposals and you will generate the capital. Capital, it's your own, or capital from the market, or capital from the share market, or capital from the private lenders. सर गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है 60%। मिलती है बेटा, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, जो इन्होंने कहा गवर्नमेंट सब्सिडी, दैट सब्सिडी व्हेन ओनली कम्स व्हेन यू गो टू द IDFC बैंक्स और ऑल, बिकॉज यहाँ जो सब्सिडी आपको मिल रही है वो इंटरेस्ट के रूप में मिल रही है, प्रिंसिपल नहीं छोड़ते वो आपसे। सर बैंक से नहीं, गवर्नमेंट से मिलती है। गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मिलता। अगर रॉ मटेरियल आपका ऐसा है, खरीद वगैरह है, रॉ मटेरियल आपका ऐसा यूज हो रहा है ना, धरती से आ रहा है, 60% सब्सिडी मिलती है। दोबारा बोलो बेटा। अगर रॉ मटेरियल आपका धरती से आ रहा है, जमीन में से आ रहा है ना, तो हाँ। जो प्रोडक्ट बनाओगे ना उस पर 60% सब्सिडी मिलती है। अगर आपकी कंपनी 10 लाख के प्रोडक्ट खरीदे ना आपने, 6 लाख सब्सिडी जो बैंक से लोन कराएगा आपने, उस पर 60%।
आपकी कॉस्टिंग में कम करेंगे, हाँ कॉस्टिंग में कम करेंगे, प्रिंसिपल में कम नहीं करेंगे। कंपनी कम जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो रॉ मटेरियल, उसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट कम नहीं होगा। कॉस्ट वही है ना उसकी। वो तुम्हारे कहने के हिसाब से है। बैंक को तो आपको उतना ही पैसा लौटाना है जितना आपने लिया है। जैसे हमारे कोल्ड स्टोर खुलते हैं सर। हाँ। कोल्ड स्टोर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है हमारा। हाँ। हमारे 60 लाख वापस मिल जाते हैं, 40 लाख में मिल जाता है हमारा। 40 लाख आपको 60 मिल जाते हैं वापस, 40 लाख दे जाता है, 40 लाख देना पड़ता है बैंक को। तो गवर्नमेंट की स्कीम है वो, हाँ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की स्कीम है वो। तो स्कीम के अंदर उनके स्कीम्स जो हैं उसको पढ़ो। कोई डाउट यहाँ तक तो है? कोई आइडिया? मछली पालन में 60%। हाँ हाँ, दैट इज कॉल्ड MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। यू मस्ट नो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की साइट पे जाओ, वहाँ बहुत सारे स्कीम्स हैं। यू गो टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइट, देयर आर प्लेंटी ऑफ स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज इज अवेलेबल. If you want to study in somewhere in overseas like Brazil, USA or California or New York or Manhattan or wherever you want to study, they require huge amount of money. So it is not possible for a middle class family to arrange certain amount of money. For that, these companies, government and their embassies, clear, provide scholarship to the brightest students. वो क्या करते हैं, यहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करने के लिए, अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करने के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं कि आप उनके देश में आओ, पढ़ो। जब आप उनके देश में जाओगे, पढ़ोगे, वहाँ रहोगे, क्लियर, वहाँ की सिटीजनशिप ले लोगे। तो आज गूगल बिजनेस कहाँ गए? इंडिया में कर रहा है। इंडिया का रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? यूएस में जा रहा है। और उस कंपनी को लीड कौन कर रहा है? सुंदर पिचाई। सो अगेन इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट्स पे जाइए, वहां बहुत सारी कंट्रीज के स्कॉलरशिप प्रपोजल लिखे हुए हैं। उन प्रपोजल्स को आप पढ़िए, फिल करिए और भेज दीजिए। बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं होती, बहुत कम एप्लीकेशंस जाती हैं और जिनको जाती हैं उनको मिल भी जाती हैं। और बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा होता है। क्लियर? एंड यू गाइज आर हैविंग all the opportunities in your hand because after COVID the situation turned around in your favor. सीरम इंडिया पूना वाला ठीक चला गया ब्रिटेन, क्यों? उसको अपॉर्चुनिटीज मिली, उन्होंने लगा कि भाई नाउ ए डेज दैट बायोलॉजिकल वेपन्स, क्लियर, ये एक बायोलॉजिकल वेपन था जो आपने कोविड फेस किया, ये इसका एक फर्स्ट फेज था। अब ऐसी सिचुएशंस आएंगी, टाइमली 10 साल बाद आए, 15 साल बाद आए, लेकिन आएंगी। क्लियर? तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने सीरम का जो आधार पूना वाला था उसको अपने यहाँ ऑफर दिया कि भाई तुम इंडिया छोड़ो, तुम मेरे यहाँ आओ। क्यों? क्योंकि अगर तुम ब्रिटेन में रहोगे तो तुम जो भी प्रोडक्ट बनाओगे मैं उस देश को बाहर बेचूंगा, दूसरे देशों से पैसा मेरे देश में आएगा, और सबसे पहले मेरी अपनी कंट्रीज के लोगों को मैं प्रोटेक्शन दे पाऊंगा। क्लियर? अब इंडिया अपने उस रिसोर्स को रोक नहीं पाया। क्लियर? तो ये सारी चीजें किसी भी देश को आगे भी बढ़ाती हैं और कमजोर भी करती हैं। तो इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल इसीलिए डेवलप किया गया है कि कल को जब आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी होगी, देखो सब्जेक्टिव नॉलेज आपको अपने फील्ड की है। मैं एस्प्रिन का नाम क्या होता है? 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड। अब ये आपको मालूम है, अगर मैं कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड में ऐड ऑन कर दूं कि वो एस्प्रिन ब्लड थिनर होने के साथ साथ, क्लियर, कोई और डिजीज भी क्योर करने लगे, तो ऑब्वियसली उस मेडिसिन को लोग चाहेंगे। क्लियर? आपने कोई फॉर्मूला इजाद कर लिया लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि मैं बिजनेस कैसे रन करूं,
क्लियर? तो इसलिए कि अगर आपके पास फॉर्मूला है, सो गवर्नमेंट आर हैविंग plenty of platform where you can register your business, you can start your business, you can earn more amount of money and you can give the jobs to your country's people and the country's economic should boost. Clear? आज की तारीख में आपके डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है मालूम है? डेवलपिंग नेशन डील्स in products and raw materials. Developing nation deals in products and developing का definition था and developed deals in services only. आप इंडिया में रहते हैं, clear? The Indian population is near about 1 Arab 40 crore, clear? They charge certain amount of money in terms of US dollar. वो पैसा हमको देना पड़ता है उनको, तभी तो वो पेट्रोल हमें सप्लाई करते हैं। सपोज अगर हमारे पास US डॉलर नहीं हो या हमारे पास जो फॉरेक्स है वो नहीं हो, तो डू यू थिंक दैट वी कैन बाय पेट्रोल फ्रॉम दीज कंट्रीज? बाय कर लेंगे? कैसे? अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके देश में नहीं है तो हमको उनको देके जैसे एग्जाम्पल जैसे कि सर हाँ, बैठ के भी बात कर सकते हो, आराम से बैठ के बात करो, बिकॉज द मोटिव ऑफ दिस सेशन इज व्हाट? टू मोटिवेट यू टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। आराम से बैठ के बात करो। जैसे कि रिसेंटली एग्जांपल हमारे पास लिथियम रिजर्व्स मिले हैं जम्मू कश्मीर बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में। ही टोल्ड that we have discovered lithium. ठीक है? lithium is a metal through which we can generate some kind of electricity storage battery. लेकिन ये lithium resources हमको कब मिले हैं? Clear? And for that we have lithium ion batteries. Clear? But earlier when we were not having any option of lithium ion batteries, we were totally dependent for running the vehicles either are petroleum, crude oil, which one? Diesel and petrol. Then a new option comes, CNG, compressed natural gas. अब हमारे पास एक ऑप्शन और है, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल। लेकिन इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेगमेंट है वो बहुत थोड़ा है। अभी भी 98% व्हीकल्स जो हैं वो इन्हीं क्रूड ऑयल्स पे बेस्ड हैं। अदर देन दिस, इफ आई टॉक अबाउट मेडिसिन्स, क्लियर? मेडिकल इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स, फॉर द मेडिसिन्स द इंग्रेडिएंट्स वी रिक्वायर, we export those things. Export or import? We import the raw materials. From where? Different countries, and the most dependent country is China, from where we used to import most of the ingredients those we require to generate the medicines. Clear? अब वो APIs जो हम लेते हैं उसके एवज में हमें कुछ ना कुछ पैसा तो पे करना होगा ना। क्लियर? वो पैसा वो किस फॉर्म में लेंगे? इंडियन करेंसी के फॉर्म में नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंडियन करेंसी केवल इंडिया में चलती है। वो उस करेंसी में पैसे को चाहेंगे जो करेंसी ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड हो। क्लियर? एंड यूएस करेंसी इज ऑल ओवर वर्ल्ड इज एक्सेप्टेड। तो हमको यूएस डॉलर उनको देना पड़ता है। जितने का सामान लेंगे उतना यूएस डॉलर हमको देना पड़ता है। क्लियर? तो हमारे पास जो पैसा है, जो हमारे रिजर्वायर में पैसा है, अगर मैं केवल उसको खर्च करूं, दे वर्क इन दैट पर्टिकुलर कंट्रीज, क्योंकि वहां उनको नोटिस किया जाने लगा अपने काम की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से, वो कम्युनिटी धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी। अब वो कम्युनिटी इस तरीके से कि बहुत सारी कंट्रीज में इंडियन ओरिजिन के मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। क्लियर? तो वो जो वहां पर पैसा कमा रहे हैं, क्लियर, वो पैसा कमाने के बाद जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको वो पैसा भेजते हैं। क्लियर? वो वहां से क्या भेजते हैं? डॉलर्स।
क्लियर? यहाँ पे जो उनके रिलेटिव्स रहते हैं उनको क्या चाहिए? रुपीस। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन डॉलर के एक्सचेंजेस में उनको, उनकी जो रिलेटिव्स हैं उनको इंडियन करेंसीज दे देती है। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो फॉरेक्स रिजर्वॉयर है बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? तो वो चाहेगी कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो टैलेंटेड हों, जो हमारे देश से बाहर जाएं और वहाँ पर काम करके वहाँ की करेंसी के हिसाब से पैसा इंडिया में भेजें, ताकि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्वॉयर है वो बड़ा से बड़ा होता जाए। स्कूल और कॉलेजेस में हम क्यों नहीं इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप करें जहाँ पर अगर कोई 100-50 स्टूडेंट्स हैं और उनके बीच में किसी के पास कोई ऐसा आइडिया जनरेट होता है जिसको हम एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस सक्सेसफुल स्टार्टअप को हम एक ग्लोबल लेवल पे एक बिजनेस सेटअप करें, तो हमारी कंट्री में क्या मिलेगा? सबसे पहले जो हमारे अपने इंडियंस हैं उनको क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट। When they will get the employment, what they will get? Money, salary. When they will get the salary, what they will do? They will do sell and purchase. When the sell purchase phenomenon will go on, the money circulates. When the money will circulate, the country's economy will boost up. Clear? So that is the ideology behind the establishing IIC, Institution Innovation Council. Clear? Ab, suppose I am talking about, have you ever think when we respire, we do have three processes. We do have three processes. Would you tell me the name of those three processes when we do respire? Inhalation or exhalation is the common thing, but for you guys, you are the pharmaceutical students. There is one glycolysis, second one is Krebs cycle, third one is ETS, electron transport system. ETS, electron transport system. Clear? So whenever anybody eats cyanides, क्या होता है? Cyanide block the electron transport system of the body and the death is happened all of the sudden. Clear? As a pharmaceutical industry, मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में जब भी साइनाइड जाता है तो हमारी बॉडी के तीन प्रोसेस हैं. ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज द क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड वन इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. वो साइनाइड इनहेबिट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, और ऑल ऑफ ए सडन जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिड्यूस हो जाता है, चोक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो डेथ हो जाती है. क्लियर? दिस इज द प्रॉब्लम. दिस इज द प्रॉब्लम. अब आपको मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब साइनाइड CN- इज व्हाट? इज ए न्यूक्लियोफाइल. इज ए, अब अगर मैं किसी तरीके से इस न्यूक्लियोफाइल को रिड्यूस करने का या न्यूट्रलाइज करने का फॉर्मूला डेवलप कर लूं, तो आई कैन न्यूट्रलाइज द साइनाइड पॉइजन. क्लियर? अब चूंकि आप फार्मेसी में पढ़ रहे हो, यू मस्ट नो द फॉरेन सब्सटेंसेस दैट अफेक्ट्स द फिजियोलॉजिकल साइकिल ऑफ द बॉडी. Which substrate is causing problem to that particular part of the body cycle? What substrate should I give from the outside as a medicine that neutralize that particular foreign substances? Clear? अब मैं जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दे रहा हूं वो बॉडी के अंदर जाके कुछ ना कुछ तो हार्म करेगा, उसके साइड इफेक्ट्स होंगे. उस साइड इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स क्या देना होगा? सो वी ऐड व्हाट? वी ऐड कैलकुलेटिव केमिकल सब्सटेंसेस एज ए मेडिसिन विद इन द बॉडी और इनसाइड द बॉडी. क्लियर? तो इसमें क्या है, अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट्स कुछ ऐसा
कोई ऐसी मेडिसिन इजाद करो, कुछ ऐसी मेडिसिन आप लोग डेवलप करो वाइल स्टडिंग यू क्रेब साइकिल। यार क्रेब साइकिल में ये एक फिनोमिना है, इसमें मैं और ऐड ऑन कर दूं तो जितने लोग एस्थमा से पेशेंट हैं दे कैन कम आउट ऑफ द एस्थमेटिक डिजीजेस। क्लियर? तो उस फॉर्मूले को आपने बनाया, उस फॉर्मूले को आपने पेटेंट कराया, वो फॉर्मूला आप लेके वर्ल्ड मार्केट में गए जहां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ल्ड ट्रीटी है, वहां आपने कहा कि भाई मेरे पास ये फॉर्मूला है, अब मैं ये फॉर्मूला आपकी जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके साथ शेयर करना चाहते हो, बट फॉर दैट आई वुड चार्ज सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, सो दोज मनी विल कम टू यू एंड विद इन द कंट्री ऑल्सो। आप उस फार्मास्यूटिकल कंपनी जो आपने फॉर्मूला इजाद किया उस फॉर्मूला के लेके आप सिप्ला के पास गए, रेनबैक्सी के पास गए, ठीक है, आपने कहा कि ये फॉर्मूला है, आप इससे मेडिसिन बना सकते हो, और इसके अलावा आपका फार्मूला आपको अच्छा लगता है, आप अपनी इंडिया में ही अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कीजिए, अपनी मेडिसिनल इंडस्ट्री डेवलप कीजिए, और वो जो आपने मेडिसिन डेवलप की है उस मेडिसिन को एक्सपोर्ट कीजिए। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे डिफरेंट कंट्रीज में तो क्या होगा, जब डिफरेंट कंट्रीज आपसे वो मेडिसिन खरीदेंगी, क्लियर, तो वो क्या देंगी आपको, पैसा। वो पैसा जब कंट्री में आएगा तो कंट्री के अंदर क्या बढ़ेगी, इकोनॉमी बूस्टअप होगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों की पर कैपिटा, तो ऑब्वियसली जब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो अगर आज आप साइकिल से आते हैं तो कल कार से आएंगे, कार से आते हैं तो और उससे अच्छे स्टैंडर्ड की कार से आएंगे। क्लियर? सो दैट वाज द कंसेप्ट बिहाइंड टू एस्टैब्लिश द IIC सेल। ऐसा नहीं कि इसके पीछे काम नहीं हुआ, इससे काम भी हुआ है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे स्कूल्स में नए नए इनोवेशंस हुए हैं, और वो इनोवेशंस आज की तारीख में कॉमर्शियलाइज भी हुए हैं, और उसकी वजह से उन स्टूडेंट्स को एक अच्छा खासा फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिला है। फॉर दैट वी हैव टू नो what is the process is all about. Whenever you want to start a company, you must know in which direction we have to go. Clear? To run any company, the first thing that you require, that is what? Suppose आपके पास फॉर्मूला सब आ गया, funds, that is called capital, that is called capital. From where you would gain that capital? वो कैपिटल कहाँ से मिलेगा आपको? मैं बाहर जाके स्टॉक मार्केट में चिल्लाऊंगा मुझे मिल जाएगा? सर इन्वेस्टर्स सर अगर हमारा टर्नओवर अच्छा है, अभी तो हमारी कंपनी नहीं बनी, टर्नओवर कहाँ से आएगा? कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन क्या? तो यू कैन से borrowed कैपिटल और ऑन कैपिटल। borrowed कैपिटल और ऑन कैपिटल में चाहे आप अपने पेरेंट्स का पैसा इस्तेमाल करो, या हो सकता है कि आपके क्लास के कुछ फ्रेंड्स हों वो मिलके आपको कुछ पैसा दे दें, तो somehow it would be a limited capital, it would be a limited capital। आप अपने माँ बाप से हो सकता है 1 करोड़ ले लो, ठीक है, हो सकता है आप अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, दोस्तों से मिला के 1 करोड़ ले लो। क्लियर? हाँ, सुनो, वो देगा नहीं देगा दैट्स डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। लेकिन अगर मान लो कभी तुम्हें जरूरत पड़ जाए, अगर तुम्हें जरूरत पड़ जाए तो तुम्हारे पास रास्ते क्या होंगे? क्योंकि 1 करोड़ रुपए से आपने कंपनी स्टार्ट की। कंपनी कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती कि उसको स्टार्ट करने, हाँ, बैंक के पास जाओगे आप सबसे पहले। सर पर मैंने जितनी भी ज़्यादातर जो आज के टाइम में बड़ी कंपनीज हैं वो ये देखा है कि खुद का पैसा कभी यूज़ करते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। वो भी तरीका बता रहा हूँ।
सबसे पहले आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करोगे। कंपनी 3 तरीके की होती हैं। पहला प्रोप्राइटरशिप, दूसरा ओपीसी 1 पर्सन्स कंपनी, तीसरा एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर आपको शेयर मार्केट में अपने आप को एनलिस्ट कराना है तो आपके पास एलएलपी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जब आप रजिस्टर्ड करा लोगे, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट एन ऑडिटर। कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद विद इन 30 days you have to put auditor for what, those who will make all accounting statement for the company। अगर आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं करते हो देन यू वुड बी पेनलाइज। 30 दिन के अंदर आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है। क्लियर? फॉर एनी कंपनी इफ यू आर डूइंग बिजनेस यू नीड जीएसटी नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स अगर आपने ले लिया देन यू हैव टू फाइल द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एवरी मंथ। इवन देन यू आर हैविंग नो ट्रांजैक्शन बट यू हैव टू फाइल। अगर गुड्स और सर्विस टैक्स मैंने ले लिया जीएसटी नंबर और मैं फाइल नहीं करता हूं तो पर डे 50 रुपीज के हिसाब से मेरे ऊपर फाइन लगेगा। पहला ऑडिटर अपॉइंट हो गया। दूसरा, ऑडिटर अपॉइंट करने के बाद जीएसटी के लिए मुझे एक अकाउंटेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। क्लियर? फ्री में तो काम करेंगे नहीं, पैसा लेंगे। आपने प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी, ठीक। इन सब में आपका मान लो 50 लाख रुपया लग गया। 50 लाख आपके पास अभी भी है। क्लियर? अब आपके कंपनीज में जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो काम कर रहे हैं, फ्री में तो करेंगे नहीं, सैलरी लेंगे। क्लियर? आपको उनको सैलरी देने के लिए आपके बैंक में इतना पैसा होना चाहिए कि आप उनकी सैलरी टाइम पे दे सको। अगर मान लीजिए आपके बैंक में उतना पैसा नहीं है, क्लियर, तो क्या आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे पाओगे? अगर आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दे पाते हो तो ही विल सर्च ए न्यू जॉब and till he doesn't get new job he will remain in your company and that will increase your liability. Clear? In that sense most of the startup जो खुलते हैं वो इसी प्रॉब्लम के साथ बंद हो जाते हैं। You should have proper financial backup so that you can run your company even the no transaction is going on. Clear? For that what you have to do, you have to go with the investor. अब इन्होंने कहा कि इन्वेस्टर के पास जाएंगे। ऑब्वियसली द कंपनी यूज्ड टू गो विद द इन्वेस्टर्स। फॉर दैट इन्वेस्टर ऐसे ही पैसा लगा देगा, फायदा देखेगा। आज की तारीख में अगर आप बैंक में पैसा रखते हो, नॉर्मली इफ यू पुट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन योर बैंक, हाउ मच इंटरेस्ट यू आर एक्सपेक्टिंग? Who told 8.5? No. Even the FD giving you the assurance of 7.5. Clear? 7.5. Forget about Kotak Mahindra. Forget about Kotak Mahindra and the lucrative offer given by the small banks. Because the people, those who know the finance, actually they are making money. They knows the people come to us by giving the lucrative offer. If somebody is giving you 12.5% per month, what you will do? You will try to put your money
into that particular bank account. But what is the surety that you will get your money back? Clear? So whenever you want to invest your money, you must have complete financial literacy. Clear? You must have. तो अब इतने बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, टाटा, बिरला, Infosys, they have huge amount of money, and to maintain that money they have what? Financial controller. Clear? Financial controller is what? Financial controller वो लोग होते हैं जिनको फाइनेंस की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होती है. They want how to manage the fund. वो पैसा जो आज 10,000 रुपए है, आज जो हम 10,000 में खरीद सकते हैं, कल उतना ही सामान 10,000 में नहीं आएगा. आज मैं अगर 100 रुपए का पेट्रोल खरीदने जाऊं तो 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा. अगर यही 100 रुपए लेके मैं 2002 में या 2003 में जाऊं तो मुझे 4 लीटर पेट्रोल मिलता. अमाउंट 100 रुपए उस भी था, आज भी 100 रुपए है. वेटेज 100 रुपीज उस टाइम भी थी, वेटेज 100 रुपीज आज भी है. बट दैट दोज डेज वी गॉट 4 लीटर ऑफ पेट्रोल in 100 rupees. Now we are getting only 1 liter of petrol in 100 rupees. That somehow the purchasing power of that 100 rupees has been reduced. उस 100 रुपए की जो खरीदने की ताकत थी वो घट गई. तो इसका मतलब आज जो इन्फोसिस के पास 1000 करोड़ या 2000 करोड़ या टाटा के पास या बिरला के पास जो 1000 या 2000 करोड़ रुपए रखे हैं, अगर वो अपनी मनी को ग्रो नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो मनी, उसकी परचेजिंग पावर भी घट जाएगी और उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है. देन व्हाट दे विल डू? दे विल ट्राई टू इन्वेस्ट देयर मनी. इफ दे पुट दैट मनी इनटू द बैंक, हाउ मच रिटर्न दे वुड गेट? 1%, 2%, 3%, मैक्सिमम 4%. ठीक? इफ इन्फ्लेशन इज एट द रेट ऑफ 7%, अगर इन्फ्लेशन, महंगाई 7% के हिसाब से बढ़ रही है और इंटरेस्ट 5% मिल रहा है, then even I am in lack of 2%. So what they will do? They will invest the money in a company, those who are growing, and they can give you the maximum return. Clear? अब इसमें 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं. पहला, एंजल इन्वेस्टर्स. एंजल इन्वेस्टर्स वो आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं, क्लियर, और प्रॉफिट लेके बाहर हो जाते हैं. वो आपकी कंपनी में इंटरफेयर नहीं करते. सेकेंड वन इज वेंचर कैपिटलिस्ट. वो पैसा तो लगाएंगे लेकिन आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस को, प्रोसेसेस में पूरी दखल अंदाजी रखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठेंगे और जब अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे तब अलग होंगे. क्लियर? इसके अलावा थर्ड पार्टी होती है शेयर मार्केट. क्लियर? जहां आप चाहते हो कि भाई मैं पब्लिक का पैसा लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करूं और जो मेरे को प्रॉफिट होगा वो मैं डिविडेंड का मतलब होता है जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया उसका शेयर मैं लोगों को दूंगा. अब आप जाओगे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, हमारे यहाँ 2 तरह के एक्सचेंज हैं, NYSE, सॉरी नॉट NYSE, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है निफ्टी. ठीक है? एक है निफ्टी और एक BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. अब इसमें शेयर मार्केट, क्लियर, शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको शेयर लिस्ट कराना पड़ता है. क्लियर? शेयर कौन लिस्ट करेगा? शेयर कौन लिस्ट करेगा? ब्रोकर. कौन सा ब्रोकर? अंडर राइटर्स. अंडर राइटर्स. और वो अंडर राइटर्स आपके लिए शेयर प्रपोजल लिखेंगे. क्लियर? जैसे ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया. हर कोई अंडर राइटर नहीं बन जाता. अंडर राइटर बनने के लिए मिनिमम 1 करोड़ वर्थ आपकी होनी चाहिए, अदरवाइज आप अंडर राइटर्स
नहीं बन सकते। देन यू हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये अंडरराइटर्स आपका शेयर क्यों बेचेंगे? फर्स्ट यू गो टू द बैंक, SBI के पास गए, SDFC के पास गए, ICICI के पास गए कि भाई आई हैव वेरी साउंड प्लान एंड विद दिस बिजनेस प्लान आई वांट टू स्टार्ट माय बिजनेस। सो द बैंक प्रोफेशनल, those who are actually having the knowledge of finance and the market, they will listen your whole concept